तो हमने एक्स बार आर और एक्स बार एस कंट्रोल चार्ट्स में देखा कि हम इंडिविजुअल वैल्यूज प्लॉट नहीं कर रहे, बल्कि एक सैंपल लेते हैं जो कि 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 कुछ भी सैंपल हो सकता है, और उसके मीन्स को प्लॉट करते हैं और उसके साथ या रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लॉट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो 11 से कम है या ज़्यादा है। अब जैसे हमने पीछे बात की एग्जांपल में कि एक जो मैन्युफैक्चरर था उसने एक सैम्पलिंग स्ट्रेटजी बनाई, यानी वो सैम्पलिंग करने लगा है तो उसने कुछ चीज़ों को कंसिडर किया और उसके बाद फैसला किया कि मैं हर 2 घंटे बाद 4 सैंपल लूंगा कंसेक्यूटिव, और मेरा ऑपरेटर उनको फौरन प्लॉट करेगा। तो ये जो हम सैम्पलिंग करते हैं ये किस बेसिस पे करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं जहन में रखनी चाहिए सैम्पलिंग करते हुए। तो आपको एक्चुअली बहुत सारी इसके फैक्टर्स होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर होता है कि जैसे हमने पीछे देखा कि एक सैंपल को लेने में 15 सेकंड लग रहे थे उसका वेट करने में, वो 5,000 बना रहा था हर घंटे में। तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऑपरेटर इतने ज़्यादा पार्ट्स को वेट कर सके, क्योंकि वरना फिर वो काम तो नहीं करेगा, वो वेट ही करता रहेगा या आपको अलग लोग रखने पड़ेंगे उसका वेट करने के लिए। तो एक तरफ इकोनॉमिक कंसिड्रेशन हो गई कि जब आप काम कर नहीं कर रहे, काम करने के बजाय सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पैसे ज़ाया हो रहे हैं। और दूसरी तरफ टाइम का कंसिड्रेशन के सैम्पलिंग करते हुए टाइम ज़ाया होता है, या वो टाइम ऐसा जो कि आप एक्चुअली किसी प्रोडक्टिव काम में या अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के काम में नहीं लगा रहे होते। फिर आपने फैसला करना होता है कि अब मैं कितनी देर बाद सैंपल लूँ। जैसे इस मैन्युफैक्चरर ने फैसला किया था कि मैं हर 2 घंटे बाद लूँगा, तो आप डिपेंडिंग ऑन कि आपके पीस कितनी देर में एक प्रोड्यूस होता है, तो आप में 15 मिनट बाद लेना चाहें, आधे घंटे बाद लेना चाहें, घंटे बाद लेना चाहें, 2 या इवन 6 घंटे में, या मे बी एक शिफ्ट में एक बार लेना चाहें या एक दिन में एक बार लेना चाहें। फिर दूसरा आपने फैसला ये करना होता है कि कितने सैंपल लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़ा टैंक है जिसके अंदर आप कोई केमिकल बना रहे हैं या उसको मिक्स कर रहे हैं। तो एक जगह से अगर आप सैंपल लेंगे तो आपको शक रहेगा कि पता नहीं होमोजेनस था कि नहीं। अब मेरा सारे के सारा टैंक उसके अंदर जो लिक्विड है या केमिकल है, तो आप एक और जगह से लेना चाहेंगे। उसको भी अगर आप लें, अगर आपको थोड़ा फर्क नजर आए तो आप कहेंगे नहीं ये भी काफ़ी नहीं है, मैं मजीद लूंगा। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर टैंक में भी आप 15-20 जगहों से सैंपल लेना चाहें ताकि आपको एक अच्छी एवरेज मिल जाए। इसी तरह आप ये देखना चाहेंगे कि कैसे यूनिट्स को सिलेक्ट करके सैंपल में डाला जाए, यानी वो कंसेक्यूटिव हों या हर घंटे बाद जो स्ट्राइक ऑफ द क्लॉक पे निकल रहा है उसको निकाल लें, या जैसे हमने थोड़ी देर पहले लिक्विड की बात की तो वो रैंडम हो, या चारों कोनों से टैंक के लूं, या टैंक के अंदर कोई ग्रिड बना के उसके अंदर से लें। क्योंकि जाहिर है वो मेटालिक, अगर उसमें हीटिंग है या प्रेशर है तो प्रेशर जो है वो हर जगह पे इक्वल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। आप उसको अगर नीचे से हीट दे रहे हैं किसी यानी किसी फायर के सोर्स पे रखा हुआ है, तो क्या फायर का सोर्स जो है वो कंसिस्टेंट है, या आपका जो नीचे वाली प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एक जितनी है या नहीं है, उसमें कोई हॉटस्पॉट्स तो नहीं है। तो इन चीज़ों पे से फैसला करके आप मुख्तलिफ अपने ही प्रोसेस के वेरिएबल्स को देख के आप फैसला करते हैं कि आप यूनिट्स को किस बेसिस पे सिलेक्ट करें। यानी सैम्पलिंग इन इटसेल्फ जो है वो कैसे करनी है, ये एक बड़ा थॉटफुल प्रोसेस होता है। फिर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि क्या वही ऑपरेटर जो है वही प्लॉट करेगा, वो प्लॉट किसी सॉफ्टवेयर पे कर रहा है या मैनुअली कर रहा है और बाद में सॉफ्टवेयर में जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देख के फिर आपने फैसला करना होता है कि आप सैम्पलिंग कैसे करेंगे। अब एक चीज़ आपने इन कंट्रोल चार्ट्स में शायद नोट की हो कि आपको लगा होगा कि जब एक्स बार चार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा अच्छी पिक्चर दे रहा है, तो फिर हम IMR चार्ट बना ही क्यों रहे थे। तो उसकी वजह ये है कि ये सारे चार्ट्स जो हैं ये प्रोग्रेसिवली इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहले लोग रन चार्ट को देखते थे, यानी
टाइम वाइज सीधा सीधा वैल्यूज प्लॉट कर देते थे और कंट्रोल लिमिट्स नहीं होती थी, उससे भी कुछ ना कुछ समझ आ जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर कंट्रोल लिमिट्स आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे चार्ट्स आए। तो यू कैन इमेजिन के ऑपरेटर जो है वो उसके पास अगर कंप्यूटर ना हो और उसको हाथ से मीन निकालना पड़ जाए चार पांच वैल्यूज का, तो कितना फिर अगेन टाइम और एचआर आपकी नॉन प्रोडक्टिव काम पे जाएगी। इसी तरह इमेजिन कि उसको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ जाए, तो वो तो फिर स्टेटिस्टिशियंस बिठाने पड़ेंगे वहाँ पे ना, अगर आपके पास कंप्यूटर्स ना हो। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट्स एक्चुअली इन प्रैक्टिस तभी आए जब कंप्यूटिंग पावर इतनी हो गई थी कि आप बस वैल्यू डालें और वो खुद ही चार्ट बना ले। तो ये पुराने चार्ट भी बहुत अरसा इन वोग रहे। इनफैक्ट अभी भी आपने देखा होगा कि ठीक है वो एक्स बार और एस चार्ट जितने वैल्यूबल नहीं है आईएमआर, लेकिन स्टिल वो आपको कोई ना कोई पिक्चर बताते हैं। तो इस तरह ये एवोल्यूशन हुई है कंप्यूटर्स के आने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स के आने की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है और अब लोग एडवांस चार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जो हमने चार्ट डिस्कस किए एक्चुअली ये बेसिक चार्ट्स हैं, एडवांस्ड हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे वेरिएबल के लिए। तो ये आखिरी वाले पॉइंट को देखिएगा कि अ, चूंकि हमने कहा था कि रेंज जो है वो 11 के बाद अच्छा डिस्क्रिप्टर नहीं है वेरिएबिलिटी का, वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा डिस्क्रिप्टर है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 11 पे ही आप इस्तेमाल करें। इनफैक्ट आप दो तीन के बाद भी स्टैंडर्ड डेविएशन आप एक्स बार एस चार्ट ही हमेशा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बहरहाल रेंज जितनी अच्छी वेरिएबिलिटी तो समझाती है ही छोटे सैंपल साइज के लिए भी। तो इट इज़ ओके कि अगर आप छोटे सैंपल साइज पे भी, चार पाँच के सैंपल साइज पे भी एक्स बार एस चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो इन समरी जी हमने देखा कि वेरिएबल और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है। फिर हमने पहले आईएमआर चार्ट्स को देखा और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वहाँ पे डेटा का नॉर्मल होना ज़रूरी है। फिर हमने देखा कि जहाँ पे हमें इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं बल्कि तीन चार पाँच छः 10 या कुछ ज़्यादा सैम्पल्स लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हम आईएमआर के बजाय एक्स बार के साथ या आर चार्ट यूज़ करते हैं या एक्स बार के साथ एस चार्ट इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ आर सैम्पल्स। एक फाइनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आप चार्ट यूज़ करें तो उसमें डेटा का नॉर्मेलिटी को इंश्योर करें, और सेकेंडली आपका 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 चार्ट आपको बताना चाहिए कि प्रोसेस इन कंट्रोल है। अगर प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा हो तो फिर उसके बाद प्लॉटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग एंड देयर इज़ नो पॉइंट इन प्लॉटिंग द रॉन्ग डेटा। और आप जब एक्स बार के साथ चाहे रेंज चार्ट पढ़ रहे हो या एस चार्ट पढ़ रहे हो, तो पहले एस चार्ट को देखें, यानी नीचे वाले चार्ट को पहले देखें। उसमें अगर कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है तो फौरन उसको एड्रेस करें और उसके बाद ऊपर वाले चार्ट को देखें, क्योंकि नीचे वाला चार्ट आपको वेरिएबिलिटी दिखा रहा है, और वेरिएबिलिटी अगर नज़र आ रही है नीचे वाले चार्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन में या रेंज में, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस सीरियसली आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इसके इंशाल्लाह विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन नेक्स्ट वीक। थैंक यू।